आप सभी का आज कक्षा 12 के भूगोल के क्लास में। वैसे इस टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही शानदार टॉपिक। पूरे विश्व में प्राकृतिक वनस्पति, और आज हम आपके सामने पेश करते हैं भूमध्य रेखीय वन। भूमध्य रेखीय वन के बारे में आप सबको हम हेडिंग वाइज उसके शीर्षक के हिसाब से हम आपको एलेबरेट करेंगे। प्यारे स्टूडेंट्स, वैसे आप सब जानते हैं कि हम जहाँ रहते हैं किसी न किसी पेड़ पौधों के बीच में या तरह तरह के प्राकृतिक वातावरण में रहते हैं, लेकिन वहाँ पर आप ट्रीज देखते हैं, पेड़ पौधे देखते हैं, लेकिन सब में विशेषता विविधता पाई जाती है। तो भूमध्य रेखीय वन, जो अगर आप इस हमारे मैप की तरफ देखें तो पहले हम उसके स्थिति एवं विस्तार की तरफ आते हैं। स्थिति एवं विस्तार यानी भूमध्य रेखीय वन पूरे विश्व में किन किन स्थानों पर पाए जाते हैं। सबसे पहले देखें आप पूरे इस मैप के ऊपर भूमध्य रेखीय वन, अगर आप यहाँ से शुरू करें दक्षिण अमेरिका का अमेज़न का हिस्सा, उसके ऊपर मध्य अमेरिका, उसके थोड़ा सा ऊपर जाएंगे आप, ये वेस्ट इंडीज का हिस्सा है, और फिर आप अफ्रीका में आ जाएंगे तो आप सेंट्रल अफ्रीका यानी मध्य अफ्रीका, कॉन्गो का बेसिन इस तरफ, और अगर आप एशिया में आते हैं तो आप देखेंगे इस तरफ जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, इंडोनेशिया, मलेशिया, ये पूरा हिस्सा इस तरफ का है, और उसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया के भी कुछ हिस्से इसमें शामिल किए जाते हैं। तो इसमें भूमध्य रेखीय वन की विशेषता क्या है? किसी भी वन की विशेषता को समझने के लिए हमें दो खास बातों पर ध्यान रखना पड़ता है। पहला उसका टेम्परेचर यानी तापमान, और दूसरा वर्षा। सबसे पहले आइए हम उसके टेम्परेचर पर यानी उसके तापमान पर। जनरली साधारणतः हम ये देखते हैं कि इस भूमध्य रेखीय वन के आसपास का जो तापमान होता है वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है, और पूरे विश्व में यानी जो औसत तापमान लगभग 34 डिग्री सेंटीग्रेड का है, उस हिसाब से ये तापमान 27-28 डिग्री सेंटीग्रेड के पास होता है, जो एक ज़्यादा से ज़्यादा तापमान कहा जा सकता है इस संदर्भ में कि पूरे विश्व का ये बीच का हिस्सा है जहाँ सूर्य का प्रकाश सबसे ज़्यादा पड़ता है। तो जाहिर है सूर्य का प्रकाश जहाँ ज़्यादा पड़ेगा वहाँ सबसे ज़्यादा रोशनी या प्रकाश वहाँ एब्जॉर्ब किया जाएगा, और वहाँ तापमान भी उसकी अधिकता होगी। इसका असर क्या होगा? देखिए, जब तापमान अधिक होगा और सूर्य किरणें अधिक पड़ेंगी तो इसका असर उसके वर्षा पर पड़ेगा। वर्षा, आमतौर से आप वर्षा देखेंगे तो वर्षा यहाँ पर बहुत ज़्यादा होती है। ऊंचा तापमान, ऊंची वर्षा, दो तरह से, यानी तापमान ऊंचा और वर्षा भी ऊंची। तापमान अगर 27 डिग्री सेंटीग्रेड औसत है तो करीब करीब 250 सेंटीमीटर वर्षा जो वार्षिक होती है यहाँ पर आमतौर से हुआ करती है। और सबसे खास बात हम यहाँ आपको बताएं, सबसे इसकी विशेषता क्या है इस जगह की, कि इस पूरे इलाके में, इस पूरे बीच वाले हिस्से में यानी भूमध्य रेखीय भाग में या विषुवत रेखीय भाग में जो वन पाए जाते हैं उसकी विशेषता ये होती है कि तीसरे पहर यानी लगभग 4 बजे के आसपास जबरदस्त बारिश होती है। घने बादल छा जाते हैं, बहुत तड़क गरज के साथ बारिश होती है, इसीलिए 4 o'clock रेन बहुत ही मशहूर है। प्रायः ये देखा जाता है कि 4 बजते बजते वर्षा आरंभ हो गई। ये होता क्या है, और वहाँ पर समरी वर्षा बहुत ज़्यादा होती है। आपको एक बात और बता दें कि वर्षा इतनी अधिक जब हो जाती है, तापमान इतना अधिक होता है, तो अब इसके बाद का जो शीर्षक आता है कि आखिर वहाँ की प्राकृतिक वनस्पति कैसी होगी। आप भी ये सोचते होंगे कि तापमान अधिक है, वर्षा अधिक है, तो आखिर प्राकृतिक वनस्पति का रूप रंग कैसा होगा? बेशक वो बहुत ही आसान तरीके से आप समझ सकते हैं। हाई टेम्परेचर, हाई रेनफॉल यानी उच्च तापमान, उच्च वर्षा, तो प्राकृतिक वनस्पति को उगने का, फलने फूलने का पूरा मौका मिल जाता है।
क्योंकि ऐसे में बहुत सारे वृक्ष जिसकी लंबाई करीब करीब 20 मीटर से लेकर के 40, 50, 60, कभी कभी 120 मीटर ऊंचे भी पेड़ इस जगह पाए जाते हैं। जो वृक्ष होते हैं वो काफी घने होते हैं, मजबूत होते हैं और बहुत ऊंचे होते हैं। इसमें रोडूस है, महोगनी है, बांस है, रबड़ है और बहुत सारे इस तरह के सिंकोना है। इस तरह के बहुत सारे प्राकृतिक वनस्पति इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो प्राकृतिक वनस्पति का सीधा संबंध आप किससे आप देख रहे हैं, उसका सीधा संबंध हो गया वर्षा से, उसका और वर्षा का सीधा संबंध टेम्परेचर से। और आप देख ही रहे हैं कि पूरे विश्व में किन किन स्थान पर इसका विस्तार पाया जाता है। तो जब वर्षा भी अधिक है, टेम्परेचर या तापमान भी अधिक है और बहुत घने जंगल पाए जाएंगे, तो वहां पर आप क्या समझते हैं कि वहां के लोग क्या करते होंगे? कभी कभी आप ये सोचते होंगे कि वहां के लोग तो वहां बड़ी तरक्की होगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इस बीच वाले हिस्से में, जिसको भूमध्य रेखीय वन क्षेत्र कहते हैं, यहां पर आर्थिक गतिविधियां बहुत कम हैं। वैसे तो अगर आप एक 40-50 साल का इतिहास देख लें, तो करीब करीब 40-50 साल के इतिहास में अगर आप पहले जाएं, तो इस तरफ तो बहुत ज्यादा ही घने जंगलों के अंदर अभी जो प्राकृतिक वनस्पति की घनना होने की वजह से इस क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियां बिल्कुल नहीं थी। हालांकि यूरोपियन कंट्रीज के लोग आए, यूरोप के लोग जिसे गोरे लोग प्रायः के संबंध में आए, कांगो की बेसिन देखें, इस अमेजन की बेसिन पर देख लें, इस अमेजन के पास में, या फिर इस कांगो के क्षेत्र में देख लें, या फिर इस तरफ देख लें जो दक्षिण पूर्वी एशिया का क्षेत्र है। इन सब जगह पर इन गोरों ने यहाँ के जो मकामी हैं यानी क्षेत्रीय लोगों से मिलकर के वहाँ के जलवायु के बारे में, वहाँ के प्राकृतिक वनस्पति के बारे में, उसको एक्सप्लॉइट करने के बारे में, उसका उपयोग करने के लिए इस पर बहुत सारी चर्चाएं हुई और व्यवहारिक रूप से क्या कठिनाइयां हैं उस पर बातें हुई। एक बात आपको सुनकर बड़ी हैरत होगी, बहुत आप दंग हो जाएंगे एक बात सुनकर के कि ये वो क्षेत्र है जहाँ जिसका विस्तार इतना अधिक है और घने जंगल पाए जाते हैं, लेकिन फिर भी इन स्थान पर आप देखेंगे कि ये क्षेत्र कुछ ज्यादा ही घना होने के कारण आर्थिक रूप से कम क्यों है। यहाँ पर जो सूर्य की किरणें हैं वो ऊपर जब पड़ती हैं तो नीचे उसकी जड़ों की तरफ बहुत कम आती हैं, ओनली 2%। केवल 2% सूर्य के प्रकाश का हिस्सा प्राकृतिक वनस्पति के नीचे के हिस्से में पड़ पाता है, इसीलिए नीचे का हिस्सा घना नहीं होता है और वो जानवरों के लिए बड़ा ही क्षेत्र अच्छा होता है जिसमें बहुत ही आसानी से वो मूव कर सकते हैं। लेकिन बारिश या वर्षा बहुत अधिक हो जाने से वहां दलदली मिट्टियां पाई जाती हैं और विश्व के पूरे अगर हम बर्ड्स यानी पक्षी या जानवर ये सब देख लें हम, तो उनकी लगभग आधी प्रजाति तो इसी के अंदर पाई जाती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इतनी विविधता के बाद भी हम किस प्रकार से ये देखें कि इसका एक्सप्लॉइट कैसे करें। अब आप समझ रहे होंगे इस बात को, है कि इसको एक्सप्लॉइट कैसे करेंगे। लेकिन आप ये बताइए कि जहां जानवर है, जहां पर पंछी हैं, लेकिन प्राकृतिक जो नेचुरल वे में हम कोई गतिविधि आर्थिक नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या हम आर्थिक गतिविधियां कैसे आसानी से कर सकें, इसके लिए कोई हमारे पास यंत्र है या कोई प्लानिंग है, कोई योजना है? बड़ी मुश्किल बात है। इसीलिए क्यों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं बताऊं कि यहां पर जो हाई टेम्परेचर और हाई रेनफॉल है उसकी वजह से या ह्यूमिडिटी या आर्द्रता बहुत ज्यादा पाई जाती है। ह्यूमिडिटी इतनी ज्यादा गर्मी होती है यहां पर, इसीलिए इसको कहते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ वाइट्स, यानी गोरों की कब्रगाह। कमाल की बात है, क्या आप ऐसे जगह पर, इस जगह पर जहां पर इतनी गर्मी हो और मानव की अनुकूल न हो, ऐसी अवस्था में आप क्या उसके आर्थिक गतिविधियों को प्रमोट कर सकेंगे, उसको आगे बढ़ा सकेंगे? ये तो बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन फिर भी मैं इस मामले में जो यूरोपियंस हैं
उनको उनकी प्रशंसा करता हूँ कि उन लोगों ने जो इन भूमध्य रेखीय भाग के क्षेत्रीय लोगों के साथ मिलकर के जो काम किया है उसमें अब आर्थिक गतिविधियां बढ़ रही हैं। आइए जो आर्थिक गतिविधियां हैं उन्हें थोड़ा सा देखें, हम कहाँ चल रहे हैं, किस तरफ। आइए सबसे पहले हम दक्षिण पूर्व एशिया के इन छोटे छोटे द्वीपों पर चलते हैं। हालांकि वो बड़े मशहूर हैं हमारे भारत के। इधर आप देखें उत्तर पूर्व की तरफ हमारा भारत, इसके उत्तर पूर्व से आप नीचे की तरफ आए, उत्तर पूर्व में बहुत कम मानसूनी क्षेत्र ये हो जाता है, लेकिन जब हम ऊपर से नीचे आते हैं ये दक्षिण पश्चिम का क्षेत्र है। इस जगह पर आए, इसमें जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, ये सारे के सारे हिस्से, यहाँ पर किस प्रकार से आर्थिक गतिविधियां बढ़ाई गई। देखिए, आप जानते होंगे कि यहाँ पर बहुत पहले इतने जब घने पेड़ थे, इतने घने प्राकृतिक वनस्पति थे, तो इसमें किस प्रकार से हम उसको काटते हैं। जंगली जानवरों का प्रकोप, इतना घना जंगल, इतनी खतरनाक आबोहवा जिसको जलवायु कहते हैं। जब ऐसी व्यवस्था होगी तो क्या हम एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, हम आर्थिक गतिविधियों का प्रयोग कर सकते हैं या आर्थिक गतिविधियों को फैला सकते हैं। हाँ, कैसे? देखिए, धीरे धीरे उन क्षेत्रों को जिधर अभी हमने इशारा किया था, अभी आपको इस क्षेत्र में हम गए थे, आपके इस भारत के दक्षिण पूर्व क्षेत्र में गए थे, इस जगह पर गए थे। इन सभी जगह पर बहुत सारे वन को काटा गया। वन को काटने के बाद क्या किया गया, उसको काटने के बाद धीरे धीरे वहां मसालों की कृषि करना आरंभ हुई। आज भी तेजपत्ता है, लौंग है, इलायची है और दालचीनी है, इन सब चीज़ों की खेती करना आरंभ किया गया। तो आहिस्ता आहिस्ता हम आर्थिक गतिविधियां हमने तेज की। इसी प्रकार अफ्रीका के क्षेत्र में भी हमने सेंट्रल अफ्रीका से कांगो बेसिन तक बहुत तरक्की की, इस मामले में विकास किया, इस मामले में कि हमने मिलकर के आर्थिक गतिविधियां बढ़ाई। हाँ, ये हो सकता है कि आर्थिक गतिविधियां हमारे वनों से संबंधित हों, वनों से बिल्कुल उसका जो रिलेशन है, उसका संबंध है, उसी से हो। ऐसे उद्योग धंधे वहां नहीं हैं जो जैसे खनिज पदार्थ, ठीक है, खनिज पदार्थ के भी कुछ क्षेत्र हैं, बट वो थोड़ा सा लिमिटेड हैं। लेकिन हमें ये देखना होगा कि हम इस भूमध्य रेखीय जलवायु प्रदेश से के अंतर्गत जो हमारा फॉरेस्ट एरिया है, जो हमारा वन का क्षेत्र है, वो कितना विस्तृत और मानव के लिए कितना उपयोगी है, ये बात हमें हमेशा ध्यान रखनी होगी। क्योंकि धीरे धीरे आफ्टर 80s यानी 1980 के बाद से हमने धीरे धीरे इसमें तरक्की किया है, इसमें विकास किया है और आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे हमने इसमें तरक्की करते हुए, विकास करते हुए ये पोजीशन अब बन गई है कि अब दक्षिण पूर्वी एशिया, जिसे कहा जा रहा था कि ये गोरों की कब्रगाह है, अब ये कब्रगाह नहीं है, बल्कि ये उनके लिए अब जन्नत हो गई है, क्योंकि आर्थिक गतिविधियां यहाँ पहले से बहुत ज़्यादा हो गई हैं। अब तो बहुत ही तेज़ी से लोग व्यापार करने के लिए आते हैं, अपना व्यापार करते हैं। तो नेचुरली जब व्यापार होगा तो लोगों को आकर्षण होगा, जब व्यापार बढ़ेगा तो ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा, यातायात के संबंध हम और मजबूत करते जाएंगे। जब यातायात अच्छा होगा तो आसपास बस्तियां बसेंगी, जब बस्तियां बसेंगी तो उसमें और भी पब्लिक फैसिलिटीज़, या जिसे कहते हैं कि लोगों के लिए, जो उनकी उपयोगिता के लिए, उनके लाभ के लिए, उनके आसानी के लिए बहुत सारे सामान वहाँ पर मुहैया किए जाते हैं, उसे बढ़ाए जाते हैं, फैलाए जाते हैं। तो इस तरह से देखें कि वो भूमध्य रेखीय वन, जहाँ पर आज से 50 साल पहले हम कुछ नहीं थे, हम बिल्कुल उस क्षेत्र में घने जंगलों को देखते रहे, उस घने जंगलों में केवल स्पीशीज थे, इस प्रकार के जो जानवर, बहुत सारे, बहुत तरह के पंछी, बहुत तरह के फल फूल, बहुत तरह के, बस इन्हीं सब के लिए हम उसे माना करते थे। लेकिन अब आप सब क्लास 12 के स्टूडेंट हैं, आपको इस बात को सुन के बड़ा ताज्जुब होगा कि जैसे जैसे आर्थिक गतिविधियां बढ़ी, तो इससे हमने जब एक्सप्लॉइट किया, जब इसका शोषण किया इस क्षेत्र का, तो देखिए कितना ज़्यादा फर्क पड़ा इस पूरे क्षेत्र का।
और इसका प्रभाव इकोलॉजिकल क्या हुआ, पारिस्थितिकी क्या संतुलन बिगड़ा या नहीं बिगड़ा। इमेजिन, जस्ट कल्पना कीजिए, आज हम जानते हैं कि जैसे जैसे हम वनों का क्षरण करते जा रहे हैं, काटते जा रहे हैं, तो वैसे वैसे आप देखिए कितना ज़्यादा हमारे देश में, हमारे पूरे विश्व में समस्या बढ़ती जा रही है। पॉल्यूशन की, प्रदूषण की समस्या बढ़ती जा रही है। आपको सुनकर ताज्जुब होगा, आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे ये सुन करके कि इसी भूमध्य रेखीय भाग में वनों की कटाई 1 मिनट में 50 फुटबॉल के मैदान को लगभग काट दिया जाता है। 50 फुटबॉल के मैदान के बराबर जंगल काट दिए जा रहे हैं प्रति मिनट, एवरी मिनट। जस्ट इमेजिन, सोचिए, विचार कीजिए कि कितनी तेजी से हम जंगलों का ह्रास करते जा रहे हैं, उसे काटते जा रहे हैं। तो नेचुरली, बिल्कुल वास्तविक रूप से इसका प्रभाव पड़ेगा ना, पारिस्थितिक के संतुलन पर इसका प्रभाव पड़ेगा। और ये हो रहा है आज। हालांकि आर्थिक रूप से उसका इस्तेमाल, उसको जलाकर कोयलों के रूप में, लकड़ियों के रूप में, यहाँ तक कि कॉस्मेटिक में भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। इस्तेमाल तो हमने बहुत किया, आर्थिक गतिविधियां तो बहुत बढ़ाई, सब कुछ हमने कर लिया, इसमें विकास के नाम पर कुछ हमने मुहर लगा दी, लेकिन जो हमारा अस्तित्व है इस पूरे मानव का, इस क्षेत्र में धीरे धीरे अपने अस्तित्व को खो रहा है। द डे विल कम, एक दिन आएगा, आप देखेंगे क्या होगा जब आहिस्ता आहिस्ता वनों काटते हुए चले जाएंगे और आर्थिक गतिविधियां बढ़ती जाएंगी। उस समय पारिस्थितिक असंतुलन हो जाएगा और जॉब्स, सूखा पड़ने लगेगा, आप देखेंगे बाढ़ आने लगेगी, अतिवृष्टि भी हो सकती है। ये बहुत सारी चीजें हैं जो मानव के हेल्थ के लिए, उसके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही खतरनाक होगी। आइए थोड़ी सी बात, थोड़ा सा प्रकाश अंत में हम एक चीज और डालते हैं, वो ये है कि आप देखिए कि हमने आर्थिक गतिविधियां भी कर ली, मानव का विकास या मानव का रहने सहने का जो कार्यक्रम है या उसका तरीका है, उसका रहने सहने का जो स्टाइल है वो कैसा है। आप देखिए कि दक्षिण पूर्वी एशिया वो थोड़ा तरक्की कर लिया, लेकिन दक्षिण पूर्वी एशिया के जैसे जैसे आप इस पश्चिम की ओर आ रहे हैं, जैसे जैसे इस दक्षिण पश्चिम एशिया के पश्चिम में आइए, अफ्रीका, सेंट्रल अफ्रीका में आइए, कॉन्गो बेसिन के पास में आ जाइए, अमेजन के बेसिन के पास आ जाइए, और इधर इन छोटे मध्य अमेरिका के नीचे के हिस्से में आ जाइए, युद्ध में अस्तनिष्ठ, आप ताज्जुब करेंगे। आज भी लोग अर्धनग्न हैं, आज भी वो दुनिया से संपर्क साध नहीं पाए हैं, कायदे से उनका विकास नहीं हो पा रहा है। तो ऐसी अवस्था में हम क्या करें, हम कैसे उनको अपने इस तरह की दुनिया में लाएं, सामंजस्य स्थापित करें, हमें ये बात भी देखनी होगी। तो जहां पर हम ये देख रहे हैं कि हम इकोलॉजिकल बैलेंस बना रहे हैं, यानी हम पर्यावरण का संतुलन बना रहे हैं, वही दूसरी तरफ हमको देखना ये होगा कि हम उन लोगों को जो हमसे अछूते हैं, अभी छूट चुके हैं, अभी यूँ कह लें हमसे इस समाज से अलग हैं, उन सबको हम ले करके कैसे चलें। एक बात ये भी है, अब समाज धीरे धीरे तरक्की कर रहा है, नो डाउट, लेकिन अभी बहुत सारे लोग पिछड़े हुए हैं, जिसमें हमने आपको बताया अमेजन बेसिन है, उसमें कॉन्गो की बेसिन है, यहाँ के लोग अभी भी बिल्कुल से असभ्य हैं, जंगलों पर आश्रित हैं, और यूँ कह लें कि खाल पहनना या पेड़ पौधों की छाल या पत्तियां पहनना या मांस पर आधारित उनके छोटे छोटे जो उद्योग होते हैं, यानी मांस बेचना या दूध बेचना, इसी पर आधारित है, वो अभी भी पूरी दुनिया के विकास के जो क्रम है उससे बहुत पीछे है। आइए अंत में हम आपको एक हाईलाइट इसकी बता दें और उसके बाद इसको हम समराइज करते हैं, खत्म करते हैं। पहली चीज़ अगर आप लोग से पूछी जाए कि भूमध्य रेखीय वन की सबसे बड़ी विशेषता क्या है, तो आप सबसे पहले और बड़ी विशेषता ये बताएंगे, हाई टेम्परेचर हाई रेनफॉल, यानी उच्च तापमान उच्च वर्षा। जब उच्च तापमान होगा, उच्च वर्षा होगी, तो घने जंगल जैसा वहाँ पर प्राकृतिक वनस्पति होगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा है आपके लिए, हम सब के लिए, हमारे पर्यावरण के लिए और हमारे आप सब
स्टूडेंट्स के लिए जो क्लास 12 के लिए, और मैं आप सबसे ये बात खुशी के तौर पर कह रहा हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है कि शासन प्रशासन का ये आदेश भी है। वो चाहती है कि हम सब इस पूरे के पूरे स्टडी को, इस अध्ययन को हम सब ऑनलाइन और प्रमोट करें और बढ़ाएं। चूँकि मैं यूपी बोर्ड के लिए, आप सबको हिंदी मीडियम वालों के लिए ये बात कह रहा हूँ। ये अध्याय आप सबके सामने एक समराइज वे में, एक निष्कर्ष के रूप में हमने आप सबके सामने पेश किया है, प्रस्तुत किया है। अब आप हो सकता है इसमें बहुत सारे आपके क्वेश्चंस हो सकते हैं। मोस्ट वेलकम, आप ढेर सारे क्वेश्चंस करते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर आप ले सकते हैं और आप अपना व्हाट्सएप नंबर दे दें। ढेर सारे आप क्वेश्चंस कर सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको संतुष्ट करूं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।